हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड एज यूजुअल आप लोग को पता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे सर्कल का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। एज यूजुअल आप लोग को पता है बच्चों, स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10 का सर्कल जो चैप्टर है वो कितना बड़ा है। तो बच्चों हम लोग ने अब तक काफी सारे थियरम्स पढ़ लिए एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स भी पढ़ा। फंडामेंटल से याद आया बच्चों, आप लोग ने अब तक पिछला वाला सेशन देखा होगा, ऐसे मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर आप लोग ने वो पिछला वाला सेशन जो था, जो कि आर्क ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड था, मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, फंडामेंटल्स एंड उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, अगर आपने वो सेशन अब तक नहीं देखा है जाकर, तो पहले उसको जाकर देखना बच्चों, बिकॉज सारे चीजें मैंने यहां पे कंटिन्यूएशन के प्रोसेस से किया है। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने कोई भी रैंडम चीज उठाई है। पहला अगर आप लोग को ये सेशन को समझना है तो उसका प्रीसीडिंग सेशन का समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग को इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो आज का टॉपिक है अगर समझना है बच्चों, तो डायरेक्टली इस चीज को अप्रोच ना करें, इसके पहले आप लोग को फंडामेंटल्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोज में भी आ जाएगा, पहला जाकर उसे चेकआउट कीजिए। एट द सेम टाइम बच्चों, अगर आप लोग अब तक न्यू है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूले टू द चैनल। एट द सेम टाइम बच्चों, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आप लोग को लिंक मिलेगा फॉर टेलीग्राम का लिंक में जाना बच्चों, ज्वाइन हो जाना। वहां पे आप लोग को इस सारे चीजें जो सिखा रहा हूं उसका नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आज का सेशन है बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, जो कि मोस्ट अवेटेड वीडियो में से एक है बच्चों। ये वीडियो जो है ना इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इससे रिलेटेड काफी सारे और भी चीजें आने वाली आगे जाकर, जो आप लोग को समझ में आ जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बच्चा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, इससे पहले इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है एंड उससे रिलेटेड इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, ये दो चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है ये समझने के लिए। स्टेटमेंट है बच्चा, व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज ऑन द सर्कल एंड बोथ द आर्म्स टच द सर्कल, देन द एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। अब समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो डायग्राम दिखा देता हूं। मान के चलो बच्चों, मेरे पास एक सर्कल है विद सेंटर O करके। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज ऑन द सर्कल। ये सबसे पहला कंडीशन होगा बच्चों कि आप लोग का जो एंगल बनेगा उसका वर्टेक्स जो होगा ना बच्चा, वो सर्कल पे लाई करना ही पड़ेगा। मतलब देखो बच्चों, यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया, ये देखो मेरा एंगल है, इसका वर्टेक्स अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बच्चा तो वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। उसके बाद में बच्चा ना सिर्फ इतना ही, वर्टेक्स सिर्फ सर्कल पे लाई करेगा तो चलेगा नहीं, उसका सेकंड कंडीशन है एंड बोथ द आर्म्स सर्कल को टच करना ही चाहिए। बोथ दी आर्म्स अगर आप लोग देखोगे बच्चा, यहां पे दो आर्म्स दिख रहे हैं एंगल के, ये दोनों भी आर्म्स अगर आप लोग देखोगे बच्चा, मेरा यहां पे सर्कल को टच कर रहा है। तो सच काइंड ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल। चलो नाम देते हैं बच्चा, यहां पे मान के चलो इसका वर्टेक्स जो है जो सर्कल पे लाई कर रहा है वो मान के चलो C है एंड बोथ दी आर्म्स आर टचिंग द सर्कल एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। तो द एंगल सो फॉर्म्ड ओवर हियर विल बी कॉल्ड एज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, जो मैंने यहां पे स्टेटमेंट में बता दिया है। हियर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ACB is an inscribed angle and this is how you complete with this particular thing as well and it was as simple as that। तो आई होप बच्चों आप लोग को inscribed angle क्या होता है ये समझ में आ चुका है। उसके दो फंडामेंटल समझ में आ गए हैं। ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल पे लाई करना चाहिए एंड जिसके दोनों भी आर्म्स सर्कल को टच करना ही पड़ेगा, सच काइंड ऑफ एंगल इज कॉल्ड एज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल समझा बच्चों? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरसेप्टेड आर्क। अब इंस्क्राइब्ड एंगल समझा, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझाने की कोशिश करता हूं। द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्टेड आर्क। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, मतलब स्टेटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन अगेन एग्जांपल लेता हूं, इलस्ट्रेशन लेता हूं। यहां पे ना बच्चा मेरा फिर से मैंने एक सर्कल बनाया है। ये सर्कल का सेंटर है मान के चलो O है एंड मैंने यहां पे एंगल बना दिया बच्चा। पिछले वाले क्वेश्चन का ही एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया। तो आप लोग देख सकते हो एक एंगल बन चुका है यहां पे, जो मेरे वर्टेक्स जो है उसका वो सर्कल को सेंटर पॉइंट C में टच कर रहा है एंड A एंड B में उसके आर्म्स को टच कर रहा है। मतलब बेसिकली मैंने यहां पे एक इंस्क्राइब्ड एंगल का ही एग्जांपल ले लिया जो मेरे पिछले वाले में था। तो यहां पे एंगल तो बन चुका है बच्चा, सबको पता है, एंड वो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, जो कि मैंने यहां पे लिखा बच्चा एंगल ACB तो इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, बट इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में बात करें बच्चा, आपके लैंग्वेज में बात करूं तो यहां पे जो मेरा
एंगल ऐसा गया है ना, तो एंगल ने कितने आर्क को अपने वश में ले लिया, मतलब कितने आर्क को अपने जगह पे ले लिया, खा लिया उसको, ऐसा उसका मुंह जो ऐसा ओपन हो रहा है, उसने कौन से आर्क को खा लिया है, वो जो आर्क होता है ना उसको इंटरसेप्टेड आर्क करके बोलते हैं। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। वही लिखा है बच्चा, द आर्क ऑफ द सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, एंगल के अंदरूनी जगह पे, अंदर के जगह पे जो लाई कर रहा है, कौन से आर्क लाई कर रहे हैं ना बच्चा, वो सारे आर्क को इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। अगर आप लोग देखोगे बच्चों यहां पे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चा कि आपका जो इंस्क्राइब्ड एंगल है उसने मेरे एक ऐसे छोटा सा आर्क को अपने वश में ले लिया, इंटीरियर में है वो। कौन सा है बच्चा वो आर्क? वेरी गुड बच्चा, आर्क ए बी करके दिख रहा है आप लोग को, फैंटास्टिक। तो उस आर्क को बोला जाता है बच्चा इंटरसेप्टेड आर्क, आई एम सो सॉरी, इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहां पे हो जाएगा आर्क ए बी विल बी कॉल्ड एज द इंटरसेप्टेड आर्क। समझ में आया बच्चों? एक काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक में जाकर देखोगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वो ये है कि इंटरसेप्टेड आर्क होने के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल का होना जरूरी नहीं है। आपके पास इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं भी हुआ ना, कौन सा भी दूसरा टाइप ऑफ एंगल भी हुआ ना, तो भी इंटरसेप्टेड आर्क मिल जाते हैं बच्चों। तो एक सर्कल के एक ही इंटरसेप्टेड आर्क होना चाहिए ऐसा नहीं है, दो भी हो सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट पार्ट। अगर मैंने इस एंगल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया होता तो ना सिर्फ नीचे आर्क मिलता, तो मुझे ऊपर भी आर्क मिल जाता। बट ये वाले टॉपिक हम लोग आगे कभी ना कभी तो सीख लेंगे। फिलहाल के लिए आपको यहां पे इंस्क्राइब्ड एंगल भी दिख रहा है एंड उससे इंटरसेप्टेड आर्क जो बन रहा है ये भी दिख रहा है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड सो फार। सिंपल था, ग्रेट। चलो, इंस्क्राइब्ड एंगल समझ में आ गया, इंटरसेप्टेड आर्क भी समझ में आ गया। अभी आज का important topic, and the topic today that we are going to consider is called as the inscribed angle theorem। बच्चों, inscribed angle theorem का प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब तक तो पूछा नहीं है फिलहाल के लिए, जब से पोर्शन चेंज हुआ है, बिकॉज उसके बाद से मोस्टली तो कोविड के वजह से सारी चीजें तो नहीं हुई थी। तो बच्चों, इसको अच्छी तरह से पढ़ाई करना, इसका थियरम एग्जाम में आने के चांसेस तो है, तो यू नीड टू बी रेडी फॉर द सेम। आज मैं इसका प्रूफ नहीं लेने वाला हूं बच्चों, आज हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या बोलता है? द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। ये स्टेटमेंट है इसका। समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, अगेन विद द हेल्प ऑफ द सेम एग्जांपल। आपको यहां पे सर्कल दिख रहा है, सर्कल का पॉइंट दिख रहा है बच्चा, सेंटर दिख रहा है, यहां पे सेंटर O है। यहां पे अगर आप लोग देखोगे एक एंगल फॉर्म हो चुका है जिसका वर्टेक्स मेरे सर्कल पे लाई कर रहा है एंड उसके दोनों भी आर्म्स मेरे सर्कल को टच कर रहा है। मतलब ये जो एंगल आपको दिखा है यहां पे, एंगल ACB, ये एंगल कौन सा है बच्चा? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्क्राइब्ड एंगल। तो मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल ACB इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। सो फार सो गुड। इंस्क्राइब होने के बाद बच्चा वो एंगल किसी आर्क को अपने वश में ले रहा है, यहां पे खा रहा है बच्चों। वो कौन सा आर्क है यहां पे? वेरी गुड बच्चा, आर्क AB। एंड जो एंगल मेरे आर्क को वश में लेता है, अपने इंटीरियर में लेता है, उस आर्क को हमने अभी सीखा बच्चा, क्या बोलते हैं? वेरी गुड बच्चा, इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, आर्क AB इज इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, उस इंस्क्राइब्ड एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है। यहां तक समझा? चलो, इंस्क्राइब्ड एंगल समझा, इंटरसेप्टेड आर्क भी समझा। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या बोलता है कि द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा? मेजर ऑफ एंगल ACB, जो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, दैट विल ऑलवेज बी हाफ, वो हाफ रहेगा बच्चों ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। मतलब इंटरसेप्टेड आर्क का वो हमेशा हाफ रहेगा, मतलब मेजर ऑफ आर्क AB का वो हमेशा हाफ रहेगा। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल, इट इज एज सिंपल एज दैट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आपका इंस्क्राइब्ड एंगल आपके इंटरसेप्टेड आर्क का हमेशा हाफ रहेगा। वेरी सिंपल। मतलब अगर मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देता हूं बच्चों, यहां पे मैं बोलता हूं कि मेरा है ना आर्क है ना, इंटरसेप्टेड आर्क, वो 60 डिग्री का है। मेरा इंटरसेप्टेड आर्क 60 डिग्री का है, तो मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल कितने का रहेगा? हाफ रहेगा उसका। मतलब 60 का हाफ कितना होगा बच्चा? 30 डिग्री का हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया बच्चों? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो मतलब इसका मतलब है कि इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड का हाफ रहेगा। इन अदर वर्ड्स बच्चा, इंटरसेप्टेड आर्क इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल रहेगा। ये याद रखना बच्चों, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। यही चीज होता है बच्चा यहां पे इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या होता है? मेजर ऑफ एंगल ACB विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AB
इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको अच्छी तरह से लिख के रखना बच्चा, ये वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम लोग काफी क्वेश्चंस करने वाले आज। ओके तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन लिया प्रैक्टिस सेट 3.3। बच्चों 3.3 में मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिए थे पिछले सेशन में, तो प्रैक्टिस सेट 3.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच गया था, उस बार मैंने नहीं लिया था, अभी लेता हूं। ट्राइंगल क्यूआरएस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, प्रूफ दैट। आपके सामने एक डायग्राम देखे रखा है बच्चा, आप लोग देख सकते हो एक सर्कल है एंड वहां पे ट्राइंगल क्यूआरएस एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। हमें प्रूफ करना है बच्चों यहां पे सबसे पहले कि आर्क आरएस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यूएस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यूआर, ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड चीज प्रूफ करना है यहां पे मेजर ऑफ आर्क क्यूआरएस जो है वो 240 डिग्री का होना चाहिए, ये हमें दोनों चीजें प्रूफ करनी है। शुरू करते हैं बच्चों, सबसे पहले यहां पे प्रूफ वाला पार्ट है बच्चा, तो यहां पे हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, इन्होंने दिया है ट्राइंगल क्यूआरएस जो है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल क्यूआरएस अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया तो क्या उसके सारे साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? वेरी गुड बच्चा, तो क्या मैं बोल सकता है यहां पे देयरफॉर आरएस इज इक्वल टू क्यूएस इज इक्वल टू क्यूआर बन जाएगा। इसका रीजन चाहो तो आप लिख सकते हो बच्चा, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा अभी ना ये समझने के लिए आप लोग को जरा पिछला वाला सेशन को समझना काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है बच्चा कि अगर आपके कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो आपके उसके करेस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। हम लोग ने इसके बारे में सीखा था बच्चा, द करेस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया बच्चा, पिछले सेशंस में पढ़े हम लोग ने। वेरी गुड। अगर बच्चों यहां पे मेरे सारे कॉर्ड, अगर आपको दिख रहा है बच्चा आरएस क्यूएस और क्यूआर जो है ये सारे कॉर्ड के जैसा काम कर रहा है यहाँ पे सर्कल पे, अगर वो सारे कॉर्ड एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब क्या मैं बोल सकता आरएस से करेस्पॉन्ड करने वाला आर्क कौन सा बच्चा? आर्क आरएस हो जाएगा। क्यूएस से करेस्पॉन्ड करने वाला आर्क कौन सा बच्चा? यहां पे आर्क क्यूएस हो जाएगा। एंड क्यूआर से करेस्पॉन्ड करने वाला आर्क कौन सा बच्चा? आर्क क्यूआर हो जाएगा। एंड मुझे यहां पे सारे चीजें मिल चुकी है। क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या बच्चों? 2 मिनट में प्रूफ कर लिया। बट रीजन लिखना ना भूले बच्चों, रीजन होगा द करेस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एज सिंपल एज दैट। पहला प्रूफ तो हो भी गया। अभी दूसरे वाले प्रूफ में जाएंगे बच्चों। दूसरा वाला प्रूफ काफी सिंपल है बच्चों। इस प्रूफ को समझने के लिए मैं डायग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा हूं आप लोग के अच्छे के लिए। जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूं, ट्राइंगल क्यूआरएस एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होने की वजह से मुझे बताओ बच्चा, हर एक एंगल वो ट्राइंगल का कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। बिकॉज सबको पता है बच्चों ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसमें से मैंने एक एंगल लिया, कौन सा भी बच्चों? देखो मेजर ऑफ एंगल क्यूएसआर, आपको क्यूएसआर दिख रहा है बच्चा। क्या मैं बोल सकता हूं मेजर ऑफ एंगल क्यूएसआर 60 डिग्री होगा? क्योंकि यहां पे लिख सकता हूं एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। ग्रेट। अब ना बच्चों इंटरेस्टिंग पार्ट है, डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों। मैंने कुछ यहां पे डिलीट किया है, दिख रहा है बच्चों ये एंगल क्यूएसआर 60 डिग्री मिलने के बाद देखो मैंने यहां पे डिलीट कर दिया। मैंने वो क्यूआर वाला पार्ट डिलीट किया। क्यों किया होगा जरा सोचो बच्चों। ग्रेट वर्क गाइस। वो डिलीट करने की वजह से आप लोग को दिख रहा है बच्चों यहां पे एंगल क्यूएसआर जो बना है उसका वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है एंड उसके बाकी के आर्म सर्कल को टच कर रहा है। ये कौन सा टाइप ऑफ एंगल बन गया? इंस्क्राइब्ड एंगल बन गया बच्चों। फैंटास्टिक। और बच्चा तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे मेरे पास इंस्क्राइब्ड एंगल है क्यूएसआर करके, तो मुझे बता बच्चा यहां पे मेजर ऑफ एंगल क्यूएसआर जो होगा वो मेरे इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होगा बच्चों। एंड इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ मतलब हाफ ऑफ कौन सा आर्क बच्चों? उस एंगल ने किसको खाया है यहां पे? वेरी गुड बच्चा, क्यूआर को खाया। तो मेजर ऑफ आर्क क्यूआर का हाफ हो जाएगा। एंड इसका रीजन लिख सकते हो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी पता चला बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहां पे यूज करना होता है। ग्रेट। अब ना बच्चों यहां पे मेजर ऑफ एंगल क्यूएसआर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यूआर तो बोल दिया, बट मेजर ऑफ एंगल क्यूएसआर हमें पता चल चुका है बच्चों वो तो 60 डिग्री था। तो 60 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यूआर हो जाएगा। अब अगर मुझे मेजर ऑफ आर्क क्यूआर निकालना है तो 2 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों। 60 इंटू 2 बन जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क क्यूआर कितना हो जाएगा बच्चों? इट विल बिकम 120 डिग्री। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। मैंने वहां पे 120 डिग्री किया एंड मैंने डायग्राम को फिर से नॉर्मल मोड में ला दिया बिकॉज मेरा काम तो हो चुका है। वेरी सिंपल। अच्छा यहां पे क्या इन्होंने मुझे मेजर ऑफ आर्क क्यूआर का वैल्यू निकालने बोला था क्या? नहीं बच्चों, इन्होंने मुझे मेजर ऑफ आर्क क्यूआरएस निकालने बोला था। बट उसके पहले बच्चों मुझे बताओ
क्या हमने अभी अभी इक्वेशन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था ना, उसमें हम लोग ने मेजर ऑफ आर्क क्यूआर को मेजर ऑफ आर्क आरएस के साथ कॉन्ग्रुएंट बताया था। तो मेजर ऑफ आर्क क्यूआर अगर 120 मिलता है तो मेजर ऑफ आर्क आरएस भी कितना हो जाएगा बच्चा, वो भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब यहां पे ये इसको 120 लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों मुझे मेजर ऑफ आर्क क्यूआरएस निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेजर ऑफ आर्क क्यूआरएस एक्चुअली इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एंगल्स ओवर हियर, मेजर ऑफ आर्क क्यूआर प्लस मेजर ऑफ आर्क आरएस। इसका टॉपिक भी हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसको बोलते हैं बच्चों आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। जब 2 आर्क मिलते हैं तो एक बड़ा आर्क बन जाता है। सिंपल है बच्चा, ग्रेट। अब मेजर ऑफ आर्क क्यूआरएस विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यूआर, क्यूआर का वैल्यू 120 है प्लस आरएस का वैल्यू भी 120 है, तो यहां पे मिल जाएगा 240। तो क्या मैं बोल सकता हम लोग को यही फाइंड करने बोला था बच्चा, यस। सो मेजर ऑफ आर्क क्यूआरएस विल बी इक्वल टू 240 डिग्री एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस प्रूफ एज वेल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन लेंथी जरूर है बच्चों, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट समझने की देरी है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर्स के भी सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो इसलिए बोल रहा हूं वो सेशंस को देखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अंडरस्टूड बच्चा, सो फार सो गुड। ओके, एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहता हूं बच्चों, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्सेस में आंसर दे सकते हैं। यहां पे आप लोग कमेंट बॉक्सेस में आंसर दे सकते हो बच्चा इसका। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन यहां पे है, ये जो क्वेश्चन है इसको इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के बिना भी किया जा सकता है। कैसे, ये आप लोग फाइंड करो। मैंने ये क्वेश्चन को इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश की है। यू कैन ऑल्सो डू दिस विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। वो कैसे ट्राई करना बच्चों, आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं। चलो अभी ना बढ़ते आगे, प्रैक्टिस सेट 3.4 में बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डायग्राम देखे रखा है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा एंगल AOB निकालना है, सेकंड है बच्चा एंगल ACB, थर्ड है बच्चों आर्क AB एंड फोर्थ है बच्चा आर्क ACB। अब जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, गिवन क्या है, गिवन ही जीवन है बच्चों। तो यहां पे गिवन क्या है, इन्होंने बोला है बच्चा इन अ सर्कल विद सेंटर O, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। आप लोग को AB दिख रहा है बच्चों यहां पे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज एक्चुअली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसा इन्होंने बोला। तो जरा मुझे बताओ बच्चों, यहां पे आपको नहीं लगता बच्चा लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल? तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे OA जो है, जो कि रेडियस का काम कर रहा है, विल बी इक्वल टू OB जो भी अगेन रेडियस का काम कर रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू AB बिकॉज उन्होंने खुद बोला है बच्चा कॉर्ड AB रेडियस के साथ इक्वल है। गिवन ही जीवन है। समझ में आया? पक्का समझा? ये तो गिवन था। अब मुझे बताओ बच्चों, तो OA, OB और AB ये तीनों भी इक्वल हो जाते हैं, तो सामने दिया हुआ जो ट्रायंगल है OAB, वो कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा? वेरी गुड बच्चा, इधर से शुरुआत होता है क्वेश्चन। देयरफॉर आई कैन से ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एक बार इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल गया ना, सारे क्वेश्चन इजी बन जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने हम लोग से क्या पूछा बच्चा, उन्होंने बोला एंगल AOB का वैल्यू निकालो। अब एंगल AOB तो ठहरा बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल, तो मुझे बताओ बच्चा देयरफॉर एंगल AOB कितना हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री। तो यहां पे हो जाएगा 60 डिग्री, एंड इसका रीजन लिख सकते हो एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पलक झपकते ही बच्चों आप लोग को पहला आंसर मिल चुका है। सिंपल था। अब ना कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों, तो ये कहानी में ट्विस्ट है तो आप लोग भी एग्जाम में ऐसा करके आ सकते हो। इसका रीजन बताता हूं। एंगल AOB निकालने के बाद इन्होंने हमसे एंगल ACB निकालने को बोला। आपको पता है बच्चों एंगल ACB डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता, एंगल AOB मिलने के बाद ACB नहीं निकाला जा सकता बच्चों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो करे क्या? तो बच्चों हम लोग को सेकंड को थोड़ी देर के लिए स्किप करना पड़ेगा, हमें थर्ड वाला आंसर निकालना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड वाला आंसर हमें मिलेगा। थर्ड वाला पूछा है बच्चों आर्क AB निकालो यहां पे। अब आर्क AB कैसे निकाला जाए, मैं डायरेक्टली थर्ड में पुश कर रहा हूं यहां पे अपने आप को, सेकंड वाला सॉल्व नहीं किया हूं। आर्क AB अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा, तो एंगल AOB जो आप लोग को 60 डिग्री मिला है, वो तो एक सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल का सेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सेंट्रल एंगल का वैल्यू जो होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। याद है बच्चों आप लोग को डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क में पढ़ा था हम लोग ने, बराबर है? तो मुझे बताओ बच्चा यहां पे मेजर ऑफ आर्क AB जो है करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, क्या मैं बोल सकता हूं दैट विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB?
इसका रीजन है बच्चा डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क हमने पढ़ा है। तो अभी तो मेजर ऑफ एंगल एओबी तो हमें 60 डिग्री मिल चुका है, तो मेजर ऑफ आर्क एबी कितना हो जाएगा बच्चा, वो भी 60 डिग्री का हो जाएगा। हमें उन्होंने आर्क एबी का वैल्यू निकालने बोला था, हमने आर्क एबी का वैल्यू निकाल लिया 60 डिग्री। मेरा थर्ड आंसर भी पलक झपकते हो गया। वेरी सिंपल। अब ना बच्चों आप लोग को सेकंड आंसर का निकालना है यहां पे वैल्यू एंगल एसीबी। अब एसीबी निकालने के लिए मैंने फिर से इस डायग्राम में थोड़ा बहुत यहां पे इंप्रोवाइजेशन किया है बच्चों, चेंजेस किए। देखो बच्चों यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा, ध्यान से देखना डायग्राम में क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो पूरा उड़ा दिया, आपको दिख रहा है बच्चा यहां पे ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए थी, कचरा था, मुझे सिर्फ एसीबी से जरूरत है यहां पे, तो मैं यहां पे एसीबी निकाल सकता हूं। तो एंगल एसीबी अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा, फिर से उसका वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है एंड उसके बाकी के दोनों आर्म्स सर्कल को टच कर रहे हैं। कौन सा टाइप ऑफ एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल है बच्चों, तो उसका इंटरसेप्टेड आर्क भी मिला है एबी। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे मेजर ऑफ एंगल एसीबी जो कि इंस्क्राइब्ड एंगल है, दैट इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, एंड यहां पे इंटरसेप्टेड आर्क तो एबी है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड यहां पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे इसका रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है, तो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एबी, बट एबी का वैल्यू तो हमें मिल चुका है जो कि 60 है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। एंगल एसीबी विल बी इक्वल टू 60 का हाफ, दैट इज 30 डिग्री। हमने सेकंड आंसर भी निकाल लिया। क्लियर टू अंडरस्टैंड बच्चा, कितना इजी है ना टॉपिक। चलो अभी फोर्थ वाला टॉपिक निकालना बच्चा, इसलिए मैंने डायग्राम को फिर से रिस्टोर कर लिया। इन्होंने बोला है एंगल आर्क एसीबी निकालो, सॉरी आर्क एसीबी निकालना है बच्चों। तो आर्क एसीबी कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे एक सिंपल फंडामेंटल है। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, मेजर ऑफ आर्क एसीबी, अगर आप लोग देखोगे तो एसीबी एक मेजर, यहां पे देखो मेजर आर्क है, एंड उसके साथ साथ अगर मैंने नीचे वाला एक आर्क जो कि छोटा सा है, माइनर आर्क, मेजर ऑफ आर्क एबी छोटा सा दिख रहा है, अगर ये दोनों चीज को ऐड करता हूं, तो आपको नहीं लगता बच्चा मेरा एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। चेक करो बच्चों, आर्क एसीबी और एबी को ऐड करो, 360 बन गया है ना बच्चों। तो यहां पे 360 बनेगा, एंड इसका रीजन है बच्चा मेजर ऑफ अ सर्कल। वेरी सिंपल है कि नहीं। तो मेजर ऑफ आर्क एसीबी अगर उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मुझे मेजर ऑफ आर्क एबी पता होना चाहिए, जो कि हम लोग को मिल चुका है बच्चों, कितना है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। 60 को वहां पे शिफ्ट करो बच्चों, तो मेजर ऑफ आर्क एसीबी विल बी इक्वल टू 360 माइनस 60, दैट गिव्स मी द आंसर एज 300। मैंने डायरेक्टली कर लिया। इन्होंने मुझसे फोर्थ आंसर पूछा था आर्क एसीबी निकालो, मैंने निकाल लिया 300 डिग्री, एंड मुझे यहां पे ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से आ गया, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आप लोग देख सकते हो बच्चों, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मिले हुए थे। मैंने आप लोग को सर्कल के टाइम में एक बात बताया था बच्चा, जस्ट टेकिंग योर 1 मिनट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दिस। सर्कल इज द ओनली चैप्टर जहां पे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही नहीं आएगा, उसके साथ साथ बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी लेके आएगा। आप लोग को तो सर्कल में ऐसे भी टॉपिक मिलेंगे जहां पे सिमिलैरिटी आता हो, आप लोग को ऐसे भी टॉपिक्स मिलेंगे बच्चा जहां पे पाइथागोरस थ्योरम भी आता हो, सारे चीजें आती है बच्चों। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बट इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के साथ साथ आपने यहाँ पे देखो और क्या क्या पढ़ा। आपने यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क के बारे में पढ़ा, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था। तो सारे कॉन्सेप्ट्स मिले जुले हैं बच्चों, इसीलिए बच्चों व्हेनेवर यू लर्न, रैंडमली मत पढ़ना, फ्लो में पढ़ना। ओके चलो लेट्स टेक वन मोर थिंग। अब प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं जाता, थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखना। कॉर्ड EF इज पैरेलल टू कॉर्ड GH, EF जो है वो GH के साथ पैरेलल है। प्रूफ करना है बच्चों कॉर्ड EG जो है, कॉर्ड EG वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए कॉर्ड FH के साथ। इसको फिल करना है बच्चों प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने हम लोग को प्रूफ करने के लिए खुद बोला है कि G और F को, यहां पे सेगमेंट GF को जोड़ो। तो यहां पे मैंने GF जोड़ लिया, उन्होंने बोला है तो हम लोग कर लेते हैं। एंड डायग्राम में तो ऑलरेडी देखे रखा है बच्चों आप लोग को, मैंने यहां पे ऐसा बना दिया। अगर आप लोग देखोगे बच्चा तो यहां पे एंगल EFG करके दिख रहा है, ऊपर वाला एंगल, एंड नीचे वाला एंगल FGH, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट उन्होंने बताया है। जाहिर सी बात है बच्चों, ऊपर उन्होंने बोल के रखा था कि दो लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल को तो कॉन्ग्रुएंट बनना ही था, बट कौन से एंगल के थ्योरम के वजह से? वेरी गुड बच्चा, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल का काम कर रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बच्चों हम लोग ने, इसको ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम बोल सकते हैं। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 1 करके चुपचाप बैठ गए। अब जरा ध्यान से देखना बच्चा, एंगल EFG। बच्चों यहां पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम में इंप्रोवाइजेशन नहीं किया, अभी आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। एंगल EFG दिख रहा है बच्चों आप लोग को, EFG दिखा?
तो उसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा बच्चों, जरा देखो। वेरी गुड बच्चा, ईजी दिख रहा है आप लोग को, फैंटास्टिक। तो क्या मैं बोल सकता एंगल ईएफजी इज हाफ ऑफ आर्क ईजी। इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से सीखा था, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। सिमिलरली बच्चों आप लोग को एंगल एफजीएच करके दिख रहा है बच्चों, एफजीएच वो भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, एंड इंस्क्राइब्ड एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा दिख रहा है बच्चों, एफएच करके दिख रहा है। तो क्या मैं बोल सकता एफजीएच विल बी हाफ ऑफ आर्क एफएच करके, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के वजह से। अगेन इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सब कुछ सिंपल था बच्चा। आई थिंक एवरीथिंग वाज सो कूल टू अंडरस्टैंड सो फार, इट वाज वेरी 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 इजी टू अंडरस्टैंड, राइट ना बच्चा। अभी हम लोग को क्या करना है बच्चों यहाँ पे, देयरफॉर बच्चों अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखो, 2 को देखो और 3 को देखो तो आपको पता चलेगा बच्चा, उन्होंने बोला है कि EFG और FGH, इक्वेशन नंबर 1 में बोला है EFG और FGH जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में EFG और FGH लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो आपका राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड में हाफ और हाफ है, तो हाफ और हाफ तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा यहाँ पे आर्क EG विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क FH, तो वही लिखा है मेजर ऑफ आर्क EG विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क FH, एज सिंपल एज दैट। कितना इजी था ना। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 भी मिल गया, एंड उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे एक रिलेशन भी मिल गया, आर्क EG इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क FH। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चों, अगर मेरे आर्क EG और आर्क FH एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चों, तो अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट तो उसके करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट, इसलिए उन्होंने लिखा है कॉर्ड EG इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड FH। इसका रीजन लिखोगे बच्चा, करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर आपके आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपका इसका रीजन था, आपने इसको प्रूफ भी कर लिया। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बच्चों, सिंपल था, ग्रेट वर्क बच्चा। अभी ना बच्चों यहाँ पे हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हमें कुछ चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ये चीजें जो आप लोग को सीखने वाले ना बच्चा, ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, वो है करोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। बच्चों इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से जो बना हुआ चीज है उसको करोलरी बोलते हैं। कोई भी थ्योरम से ही डिराइव किया हुआ एक प्रूफ होता है उसको हम करोलरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग है ना 2 करोलरी पढ़ने वाले हैं बच्चा, जिसका प्रूफ आप लोग को शायद से एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा। इसका लॉजिक आप लोग चाहो तो ढूंढ सकते हो घर पे बैठकर। द फर्स्ट करोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है, वो है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है। इसके लिए बच्चों यहां पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है, एंड वो डायग्राम में अगर आप लोग प्यार से देखोगे ना बच्चों यहां पे, तो आपको सबसे पहला एक इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने बनाता हुआ यहां पे दिख रहा होगा। आप लोगों को दिख रहा है बच्चा, एक मैंने इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिया। मान के चलो उस इंस्क्राइब्ड एंगल का यहाँ पे वर्टेक्स C पे है, एंड यहाँ पे A एंड B आर द टचिंग पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो यहां तक समझ में आ गया, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ऊपर क्या लिखा है, एंगल्स। एंगल्स बोला है मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने एक एंगल तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, एक से ज्यादा ही किया होगा, हम लोग 2 लेते हैं। बट अभी दूसरा इंस्क्राइब्ड एंगल जो बना रहा हूं ना बच्चों, वो इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, जो दूसरा बना रहा हूं वो देखो बच्चों, यहां पे ऐसा बना दिया मैंने। मान के चलो वो है आप लोग का ADB करके। तो आप लोग को यहां पे 2 इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है बच्चों, आप लोग को एक ही सर्कल में मैंने 2 इंस्क्राइब्ड एंगल बना दिए। अब इन दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल जो कि ACB और ADB है, इसका खासियत क्या है बच्चों, अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब देना बच्चों। यहां पे इंस्क्राइब्ड एंगल ACB है, उसका इंटरसेप्टेड आर्क बताओ क्या है। उसका इंटरसेप्टेड आर्क AB है, ओके याद रखना। एंड उसके बाद में मैंने इंस्क्राइब्ड एंगल बच्चों दूसरा वाला ADB जो है, उसको अगर मैंने पूछा इंस्क्राइब्ड एंगल ADB, उसका इंटरसेप्टेड आर्क बताओ, तो आप बोलोगे अरे वो भी AB है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, ये दोनों भी एंगल जो इंस्क्राइब हो चुका है उसका इंटरसेप्टेड आर्क कॉमन है बच्चा। सो दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, बराबर है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे वही लिखा है बच्चा, एंगल ACB एंड एंगल ADB आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम इंटरसेप्टेड आर्क AB। समझ में आया। उन्होंने करोलरी के हिसाब से ये बोला है बच्चों कि जब भी आपके पास ऐसे एंगल्स होंगे, ऐसे इंस्क्राइब्ड एंगल्स होंगे जो सेम आर्क
को इंटरसेप्ट करता होगा तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब एंगल ACB जो है यहाँ पे, जो कि और ADB जो है, वो दोनों सेम आर्क में यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चा दैट एंगल ACB एंड एंगल ADB विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब मेजर ऑफ एंगल ACB विल ऑलवेज बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ADB, and this is how the first corollary ends over here, and it was as simple as that। अब मुझे एक बात बतानी है बच्चों, आज के सेशन में ये वाला करोलरी कहीं पे यूज नहीं करने वाले हम लोग बच्चों, क्योंकि ये वाला करोलरी आने को थोड़ा टाइम है। अभी भी आगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम सब सीखेंगे ना, तब जाकर ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ ये सीख कर रखो, इसका नोट्स बना के रखो। आज ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये नेक्स्ट सेशन में आएंगे बच्चों, तो तभी ऐसा मत करना कि अरे भूल गए हम लोग, तो ऐसा ना हो। तो ये वाला पार्ट अच्छी तरह से पढ़ाई करके जाओ। ओके, चलो नेक्स्ट करोलरी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बच्चा। वो नेक्स्ट करोलरी जो है, करोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का सेकंड वन, वो आज के सेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो है बच्चा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान के चलो कि आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड यहां पे ना बच्चों हम लोग को एंगल इंस्क्राइब तो करना है, बट इस बार हमारे पास एक सेमी सर्कल होना चाहिए। अभी सेमी सर्कल क्या होता है आपको मुझे बताने की जरूरत तो नहीं। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो उसके लिए मुझे एक डायमीटर की जरूरत पड़ेगी बच्चा। यहां पे मान के चलो, देखो यहां पे मैंने एक डायमीटर बना दिया AB, जो कि मेरे सर्कल को दो हाफ में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सेमी सर्कल बन गया। अब यहां पे लिखा है कि एंगल जो इंस्क्राइब्ड है वो सेमी सर्कल से इंस्क्राइब्ड है, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो मैंने यहां पे एक एंगल को इंस्क्राइब किया, आपको दिख रहा है बच्चा, वो एंगल को इस हिसाब से इंस्क्राइब किया कि वो सेमी सर्कल से टच करके जा रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट्स को टच करके जा रहा है। उन्होंने बोला है कि अगर मैं ऐसा इंस्क्राइब्ड एंगल बनाता हूं जो मेरे सेमी सर्कल से गुजरे, तो वो जो एंगल बनेगा वो गारंटीड एक राइट एंगल बनेगा बच्चा। तो मतलब यहां पे मैं बोलूंगा एंगल ACB जो है, वो जो कि इंस्क्राइब्ड है सेमी सर्कल में, तो मैं बोल सकता बच्चा मेजर ऑफ एंगल ACB जो होगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा, जो कि मैंने वहां पे दिखा दिया है बच्चों। एंगल ACB विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल। इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसका लॉजिक क्या है, आप लोग को सोचने के लिए मौका देता हूं बच्चों। वैसे तो मैं आप लोग को इधर बता भी सकता हूं, बट मुझे लगता है आप लोग को पता है मेजर ऑफ आर्क जो होता है, सेमी सर्कुलर आर्क, वो कितने डिग्री का होता है हम लोग ने सीखा था बच्चा, 180 होता है। तो ACB 90 कैसे बना, पता चल ही गया होगा बच्चों, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। चलो मौका देता हूं आप लोग को सोचने का, सोचो समझो और मुझे जरूर बता देना। तो मेजर ऑफ एंगल ACB हमेशा 90 डिग्री होगा अगर वो सेमी सर्कल से इंस्क्राइब करता है। तो वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चा, परफेक्ट है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड। प्रॉब्लम सेट का है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है। सेगमेंट AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको AB दिख रहा है बच्चा, डायमीटर है। अभी डायमीटर सुनकर थोड़ा बहुत समझ में आने लग रहा है, चमक रहा है, राइट। विद सेंटर O, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट D। प्रूफ दैट सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD। एंड उसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो प्रूफ है यहाँ पे बच्चों, सबसे पहला क्या है, ड्रॉ सेगमेंट OD। अब सेगमेंट OD को ड्रॉ करने के लिए उन्होंने बोला, मैंने तो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया OD वहां पे, बिकॉज डायग्राम में भी उन्होंने ऑलरेडी देके रखा है। अब ना बच्चा यहाँ पे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब देना। एंगल ACB इज इक्वल टू बॉक्स एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अभी देखो बच्चा, यहाँ पे ACB जो एंगल है वो कितना डिग्री का होगा, जाहिर सी बात है बच्चा 90 डिग्री होगा। हमने अभी सीखा था बच्चा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, 90 डिग्री। फैंटास्टिक। अब यहां पे बोला है बच्चा, एंगल DCB इज इक्वल टू डैश CD इज एक्टिंग एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। बच्चा CD अगर एक बाइसेक्टर का काम कर रहा है तो कहना है बच्चा वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आपका DCB कितना बनना चाहिए, जाहिर सी बात है 45 डिग्री बनना चाहिए। वेरी सिंपल, इतना इजी था। बट बच्चों जरा ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता कि वो जो DCB आप लोग ने अभी निकाला, DCB जरा ध्यान से देखो, आपको नहीं लगता वो एक तरह का इंस्क्राइब्ड एंगल है ना बच्चा, इंस्क्राइब्ड एंगल। अगर वो 45 होता है तो उसका इंटरसेप्टेड आर्क कितने का बनेगा, मतलब मेजर ऑफ आर्क DB कितना हो जाएगा। बच्चों गलती से भी हाफ मत बोलना। हम लोग ने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या सीखा था कि इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है।
इंटरसेप्टेड आर्क इंस्क्राइब्ड एंगल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मेरा डीसीबी 45 डिग्री का है जो कि इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इंटरसेप्टेड आर्क उसका डबल बन जाएगा जो कि 90 डिग्री दे जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से। सिंपल था बच्चा, आई होप आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हुआ। ओके चलो ठीक है। अभी यहां पे इन्होंने बोला है बच्चा कि अगर आर्क डीबी 90 डिग्री का हो जाता है तो एंगल डीओबी कितना हो जाएगा। अगर आप लोग देखोगे बच्चा, एंगल डीओबी एक सेंट्रल एंगल का काम कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा बच्चा, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क के हिसाब से वो भी 90 डिग्री का बन जाएगा। हमने सीखा है। अच्छा, इससे क्या पता चला बच्चों आप लोग को, इक्वेशन नंबर 1 से क्या पता चला आपको, ये पता चला कि आपका जो डीओबी 90 डिग्री हो गया है, मतलब वो परपेंडिकुलर है। डीओ जो है वो एबी के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाला समझा। अब ना बच्चों यहां पे एक और चीज है, सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB। ये कैसे पता चला, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, दोनों भी रेडियस का काम कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे ये पता चला था बच्चा कि डीओ जो है वो परपेंडिकुलर है। इक्वेशन नंबर 2 से मुझे पता चला कि वो ना सिर्फ परपेंडिकुलर है बच्चा, बट वो बाइसेक्ट भी कर रहा है एबी को 2 इक्वल पार्ट में। तो मुझे बता बच्चा, लाइन ओडी जो बना है, जो फिर डीओ या फिर ओडी बोल सकते हो, वो एबी का क्या बना, वो परपेंडिकुलर भी ना, वो बाइसेक्टर भी बना। मतलब वो क्या बना बच्चा, यस इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट एबी फ्रॉम 1 and 2। समझ में आया बच्चों? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। अभी ना बच्चा 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड का एक चीज को रिकॉल करो बच्चों, खासकर 9th स्टैंडर्ड में सीखा आप लोगों ने। बच्चों, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू एनी सेगमेंट, अगर आप कोई भी सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट। इसके बारे में आप लोगों ने सीखा होगा बच्चा 9th स्टैंडर्ड में, बराबर है? तो यहां पे अगर ओडी या फिर डीओ अगर मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता बच्चा वो जो पॉइंट डी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, वो एंड पॉइंट से, मतलब डी से लेकर ए तक का डिस्टेंस एंड डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, इक्विडिस्टेंट के हिसाब से। तो इसलिए उन्होंने लिखा है बच्चा वहां पे सेगमेंट एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बीडी, एंड दैट्स हाउ यू प्रूव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आई होप बच्चों आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझा है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है बच्चा, जितना उन्होंने मेंशन किया है उतना ही लिखना है बच्चों। वेरी सिंपल। ओके चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। Circles with center C and D touch internally at point E. D lies on the inner circle. Chord EB of the outer circle intersects inner circle at point A. Proof that segment EA is congruent to segment AB. आपको पता है बच्चे ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में माना जाता है। देखने के लिए सिर्फ डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन सिर्फ इतना छोटा है। बिलीव मी। देखो बच्चों, नहीं करते हो बिलीव, बता देता हूं बच्चों। एंड बच्चों हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझना है तो आप लोग को थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स भी समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा लिया है। वो भी जाकर देख लेना, उसका भी लिंक चाहो तो डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एंड सजेस्टेड वीडियोस में भी। सर्कल्स विद सेंटर सी एंड डी टच इंटरनली एट पॉइंट है। अब मुझे बताओ बच्चा, सर्कल्स विद सेंटर सी एंड डी टच अगर इंटरनली कर रहा है बच्चों, तो हम लोग ने थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स के हिसाब से क्या सीखा था कि उनके दोनों के सेंटर एंड वो जो टचिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, वो कोलिनियर होता है। मतलब ई डैश सी डैश डी होता है। आई होप सब लोग को पता है बच्चा, देयरफॉर ई डैश सी डैश डी हो जाएगा यहाँ पे। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ग्रेट, इसका रीजन लिखेंगे थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं बच्चों, कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, बिकॉज मुझे डायग्राम थोड़ा आधा अधूरा लग रहा है। मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया बच्चा डायमीटर ईडी एंड उसके बाद में सेगमेंट एडी। मतलब मैंने ईडी बना दिया एंड उधर से एडी बना दिया। आप लोग को दिख रहा है बच्चों, डायग्राम थोड़ा बहुत कंप्लीट लगना स्टार्ट हो चुका है। अब बच्चों यहाँ पे डायमीटर ईडी बना दिया, तो जरा अंदर वाला जो ट्रायंगल है उसमें मुझे बताओ बच्चा, एंगल ईएडी या फिर एंगल डीएई वो कितने का हो जाएगा बच्चों? डोंट यू थिंक बच्चा एंगल डीएई इज एक्चुअली एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, बिकॉज ईडी तो यहाँ पे डायमीटर है। तो बच्चा मैं बोलूंगा यहाँ पे एंगल डीएई कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। हम लोग ने अभी बच्चा इसका करोलरी सीखा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। मैंने वहां पे 90 डिग्री बता दिया। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, बस आप लोग को इतना ही करना था। अभी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरा एंगल डीएई 90 डिग्री का बन जाता है, तो क्या मैं बोल सकता सेगमेंट डीए जो है वो परपेंडिकुलर हो गया मेरा कॉर्ड ईबी के साथ? जाहिर सी बात है, 90 डिग्री होगा तो सेगमेंट डीए जो है वो ईबी के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, 9th स्टैंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट कितने लोगों को याद है?
द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद है बच्चों आप लोग को, अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर बनाता हूं सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर कॉर्ड तक, कोई भी कॉर्ड तक, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, बनाता है। सिंपल थिंग। तो यहां पे भी वही हो रहा है बच्चा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे देयरफॉर सेगमेंट EA जो है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB। इसका रीजन है बच्चा द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हमें यही प्रूफ करने के लिए वहां पे बोला गया था बच्चा, वी हैव सक्सेसफुली प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। इट वाज एज सिंपल एज दैट। इजी क्वेश्चन था, समझ में आया बच्चा? कितना इजी था। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा। प्रैक्टिस सेट 3.5 में क्या बात कर रहे हो सर, अभी 3.4 में थे, अचानक से 3.5। बच्चा आपको पता है 3.5 में एक क्वेश्चन उन्होंने रैंडमली ये वाला क्वेश्चन इधर डाल दिया है, जो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, उससे रिलेटेड है। तो थोड़ा रैंडमली हो गया टेक्स्ट बुक में, मैंने ले लिया यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा रैंडमनेस हो रहा है यहाँ पे, बट I hope you can understand. Segment EF is the diameter and segment DF is the tangent segment. The radius of the circle is R. Proof that DE multiplied by GE is equal to 4R square. आपको पता है बच्चा ये वाला क्वेश्चन है ना, काफी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एंड इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है इसको। बच्चों इसको स्टार मार्क कर देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं तो प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। अभी कभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन काफी सिंपल है बच्चों, बट आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग ओवर हियर। यहां पे ना बच्चों सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सेगमेंट EF इज द डायमीटर बोला है बच्चों, तो मुझे यहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बट सबसे पहले ना बच्चों यहां पे देखो, सेगमेंट EF इज द डायमीटर एंड DF इज एक्टिंग एज अ टेंजेंट सेगमेंट। ये डायमीटर निकला, ये टेंजेंट सेगमेंट निकला, मतलब ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। क्या रिलेशन है? वेरी गुड बच्चा। एंगल EFD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग ने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, विच इज कॉल्ड एज द टेंजेंट थियरम। आया ना बच्चा, टेंजेंट थियरम भी आया यहाँ पे। चलो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया। अब कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला बच्चा, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाला G और F को, तो GF यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, आपको नहीं लगता एंगल EGF जो बना है यहाँ पे, या फिर FGE भी बोल सकते हो आप लोग, FGE बोलो या EGF बोलो, वो एक तरह का एंगल इंस्क्राइब्ड है इन अ सेमी सर्कल। एंड एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल तो हमने अभी भी पढ़ा बच्चा, वो भी 90 डिग्री का हो जाता है। कैसे? इसका रीजन है बच्चा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल करके रीजन लिख सकते हो। अभी करोलरी नंबर 2 पढ़ा था, तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 भी हो सकता है, इसको 90 डिग्री कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 में इसको भी लिख सकता था, बट इसके पहले कि इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखूं, मैंने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिख लिया। अगर एंगल FGE 90 डिग्री हो जाता है तो क्या मैं बोल सकता है बच्चा, यहाँ पे जो सेगमेंट FG है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चा मेरा यहाँ पे सेगमेंट DE के साथ। जाहिर सी बात है, ये तो हम लोग ने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ तो पढ़ा था, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 चाहो तो लिख सकते हो। अब जरा ना बच्चों अपने ये जो चीज है, मोमेंट को है ना, थोड़ा सा रिवाइंड करो बच्चा 1-2 महीने पहले तक, तो आपको पता चलेगा। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था बच्चा पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में। उस पाइथागोरस चैप्टर में आप लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। वो क्या चीज थी मैं आपको बताता हूं बच्चा। यहां पे आप लोग देखो, ट्रायंगल DFE करके एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो ट्रायंगल DFE में क्या मैं बोल सकता हूं, एंगल EFD जो है वो 90 डिग्री है, जो कि हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 के वजह से मिला था। मतलब आपका ट्रायंगल DFE जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चा हमें अभी सेगमेंट FG जो है वो परपेंडिकुलर मिल चुका है बच्चा हाइपोटेन्यूज DE के साथ, जो इक्वेशन नंबर 2 के वजह से मिला है। आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों, हम लोग ने ऐसा कुछ एक थियरम पढ़ा था जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल को एक ऑल्टीट्यूड खींचेंगे जो हाइपोटेन्यूज को ऑल्टीट्यूड बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। कौन सा थियरम? थियरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। कुछ याद आ रहा है बच्चा? अगर ऐसा कुछ होता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ एन ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द हाइपोटेन्यूज, देन ऑल द 3 ट्रायंगल्स सो फॉर्म्ड आर सिमिलर टू ईच अदर। कुछ याद आ रहा है बच्चों ये कॉन्सेप्ट? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, बराबर ना बच्चा? तो यहां पे जो तीनों ट्रायंगल बने हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाएंगे। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। बट बच्चा एक सवाल उठता है, सर तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर तो फिर भी ठीक है, यहां पे कौन से 3 ट्रायंगल्स में से कौन से 2 ट्रायंगल लेने, वो आपको हमें क्या प्रूफ करना है वो बताएगा। तो मुझे बताओ बच्चे, यहां पे हम लोग को कौन से साइड चाहिए? DE चाहिए। अभी DE कौन से ट्रायंगल का है? सबसे बड़ा ट्रायंगल का है।
मतलब डीएफई को लेना पड़ेगा। एंड जीई कौन से ट्रायंगल का है बच्चा, अंदर के नीचे वाले ट्रायंगल का है, मतलब एफजी करके दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल है, हम सिर्फ यही दो ट्रायंगल लेंगे। मतलब देयरफॉर क्या मैं बोल सकता बच्चा, ट्रायंगल डीएफई जो कि बड़ा ट्रायंगल है विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एफजीई। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में बच्चों कुछ गलत मत करना, मैंने बराबर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस किया है, आप लोग भी ऐसे ही करें यहां पे। तो इसको मैं लिख सकता बच्चा सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स करके एक थियरम था, हमने उसके वजह से इसको प्रूव कर लिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। वेरी सिंपल, व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, हमने ये पढ़ा था बच्चों। तो करेस्पॉन्डिंग साइड लेते वक्त वही करेस्पॉन्डिंग साइड ले जो उन्होंने हम लोग से एक्सपेक्ट किया है। उन्होंने हमसे पहला डीई पूछा है तो देयरफॉर डीई लेंगे अपॉन डीई से करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बच्चों, वेरी गुड, एफई। तो डीई अपॉन एफई विल बी इक्वल टू, नेक्स्ट उन्होंने हम लोग से जीई पूछा है बच्चों, आप लोग देख सकते हो दूसरे ट्रायंगल में जीई दिख रहा है, तो पहले ट्रायंगल में क्या लेना पड़ेगा, एफई। तो एफई अपॉन जीई लेना पड़ेगा। इसका रीजन है बच्चा करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, CSST। ओके बच्चों, चलो अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डीई मल्टीप्लाइड बाय जीई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एफई मल्टीप्लाइड बाय एफई, जिसको एफई स्क्वायर भी बोल सकते थे आप लोग, मैंने अभी नहीं लिखा, आप लोग चाहो तो लिख सकते थे। बट कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, हमें जो प्रूफ करने बोला था मैं ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच गया था, डी मल्टीप्लाइड बाय जी उधर तक तो पहुंच गया था, बट हमें इधर एफई मल्टीप्लाइड बाय एफई नहीं चाहिए था, हमें इधर 4r स्क्वायर चाहिए था। अब वो कैसे करें, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां पे देखो बच्चों, बट अगर आप लोग देखोगे जो एफई मुझे वैल्यू चाहिए वो एफई को जरा देखो बच्चा, एफई इज एक्टिंग एज द डायमीटर एंड ऊपर लिखा है बच्चा द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू बी आर। क्वेश्चन में देखो बच्चा रेडियस आर है, सबको पता है बच्चा डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, तो 2r बन जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता है एफई इज इक्वल टू 2r बन जाएगा बिकॉज इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वेरी सिंपल, अभी एफई के जगह पे 2r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पे डीई मल्टीप्लाइड बाय जीई विल बिकम 2r मल्टीप्लाइड बाय 2r। एंड सबको पता है बच्चों 2r मल्टीप्लाइड बाय 2r कितना होता है, डी मल्टीप्लाइड बाय जी इज इक्वल टू हो जाएगा 4r स्क्वायर। एंड हमें यही प्रूफ करना था, फाइनली हमने इसको प्रूफ कर लिया विद द हेल्प ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स का थियरम एंड ऑल्सो द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल वाला करोलरी। वेरी इजी थिंग बच्चा, क्वेश्चन काफी सिंपल था, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट था। इसको नोट करो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं तो आएगा बच्चों, तैयार रहना। ओके चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.4 का फोर्थ क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एंड देन इट्स डन। सेगमेंट आरएस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। आपको दिख रहा है बच्चे यहाँ पे है ना, डायग्राम थोड़ा सा है ना बच्चों अजीब है, अतरंगी है। एक सर्कल बना के दिया है उन्होंने, आरएस डायमीटर करके भी देके रखा है, एंड ऊपर देखो एक पॉइंट है, कहीं तो लटक रहा है, देखो ऊपर दिख रहा है बच्चा पॉइंट टी करके, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, ऊपर अच्छा खासा अकेला बैठा है। ओके तो उसके बाद में बोला पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, कहीं ना कहीं तो भटक रहा है। हमें प्रूफ करना है बच्चा एंगल आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल। अब आरटीएस तो मैं तभी प्रूफ करूंगा अक्यूट एंगल है जब इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, कोई एंगल ही नहीं दिख रहा है तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। चलो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहां पे कंस्ट्रक्ट सेगमेंट आरटी एंड सेगमेंट टीएस, क्योंकि हमें आरटीएस पूछा है तो हमें ये करना पड़ेगा। मैंने आर से लेकर टी तक एक कंस्ट्रक्शन किया एंड टी से लेकर एस तक एक कंस्ट्रक्शन किया। बच्चों रिमेंबर मैंने यहां पे जो टीएस किया है वो टेंजेंट जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, बट हमें पता नहीं है कि वो टेंजेंट है या नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट, उसके बारे में इतना फोकस मत करना। ओके इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, ग्रेट। उसके बाद ना बच्चों मुझे एक और कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा यहां पे, वो कंस्ट्रक्शन क्या है मैं आप लोग को बताता हूं। ड्रॉ सेगमेंट SM टचिंग सेगमेंट RT एट पॉइंट M। मतलब S से लेकर मुझे यहां पे M ऐसा करना है बच्चा जो मेरे सर्कल को भी टच करना चाहिए एंड मेरे RT को टच करना चाहिए बच्चा यहां पे एट पॉइंट M। तो जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, आपको नहीं लगता बच्चे यहां पे एक RMS करके एंगल मिला होगा बच्चों, RMS बोलो या SMR बोलो बच्चों, यहां पे वो एंगल SMR आप लोग को दिख रहा है बच्चा, वो 90 डिग्री का बन जाएगा बिकॉज इसका रीजन है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। हमने अभी अभी इसका करोलरी पढ़ा था। सो फार सो गुड, यहां तक सबको समझ में आया, ग्रेट। तो एंगल SMR यहां पे 90 डिग्री बना है बच्चों। अभी 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट को फिर से लाते हैं, काफी बार सुने होंगे ना आप लोग मेरे मुंह से 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट, 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट, हर जगह पे 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसलिए 9th का कॉन्सेप्ट
क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं ना बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल लेने वाला हूं, ट्रायंगल SMT। कहां से लिया, क्यों लिया मुझे नहीं पता, बस ले रहा हूं। ट्रायंगल SMT दिख रहा है बच्चा, ऊपर वाला, ये वाला, ओके, एंगल SMT। अब ट्रायंगल SMT अगर आप लोग ने लिया है बच्चों, तो मैं बोल सकता हूं ये ट्रायंगल SMT के लिए जो एंगल SMR है ना बच्चा, वो एक तरह का एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है बच्चों। ट्रायंगल SMT के लिए SMR जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, बराबर है बच्चों। एक थियरम पढ़ा था हम लोग ने, उस थियरम का नाम था बच्चा थियरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। नहीं पता है तो बता देता हूं कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसके दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल से हमेशा बड़ा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमोट इंटीरियर एंगल थियरम बच्चा, दोनों में कंफ्यूज मत होना बच्चा। थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स थियरम अलग, वो बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स, वो अलग। एक्सटीरियर एंगल थियरम बोलता था कि एक्सटीरियर एंगल है ना हमेशा बाकी के दो रिमोट इंटीरियर एंगल से हमेशा बड़ा रहता है इंडिविजुअली। समझ में आ गया? तो क्या मैं बोल सकता है यहां पे एक्सटीरियर एंगल जो है मेरा एंगल SMR, वो हमेशा बड़ा रहेगा मेरे रिमोट इंटीरियर एंगल से। अब रिमोट इंटीरियर यहां पे दो है, मैंने उसमें से ले लिया बच्चा एंगल MTS जो कि यहां पे इंटीरियर एंगल का काम कर रहा है, उससे वो बड़ा रहेगा। इसका रीजन है बच्चा एक्सटीरियर एंगल थियरम। ओके, मैंने वही एंगल क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है बच्चों हम लोग को RTS पूछा है, तो वही एंगल पूछा है, इसलिए मैंने वो ले लिया। अब बच्चों एंगल SMR का वैल्यू तो मुझे मिल चुका है, 90 डिग्री है, तो क्या मैं बोल सकता 90 डिग्री विल बी ग्रेटर देन एंगल MTS। मतलब इन अदर वर्ड्स में बोल सकता एंगल MTS जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। अगर 90 डिग्री MTS से बड़ा है तो MTS 90 डिग्री से छोटा रहेगा, बराबर है। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बट बच्चों क्या मैं MTS के जगह पे उसको RTS बोल सकता हूं क्या? अगर आप लोग देखोगे तो MTS बोलो या RTS बोलो, क्या फर्क पड़ता है? मैं RTS बोल सकता हूं, इज विल बी लेसर देन 90 डिग्री, बिकॉज इसका रीजन है R', M', T। R और M और T बिटवीननेस फॉलो कर रहे हैं, तो MTS के जगह पे RTS बोल सकता हूं। तो एंगल RTS 90 डिग्री से छोटा है। मुझे बताओ बच्चों, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एंगल, अगर 90 डिग्री से कोई एंगल छोटा हो जाता है तो वैसे टाइप ऑफ एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल बोलते हैं बच्चों। तो ऊपर क्या पूछा था? एंगल RTS को अक्यूट एंगल प्रूफ करना था, क्या मैंने प्रूफ कर दिया? हाँ, एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल RTS इज एन अक्यूट एंगल, एंड दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन एज वेल, एकदम सिंपल तरीके से, विद द हेल्प ऑफ 9th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट एंड द 10th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो मुझे लगता है बच्चों आज का सेशन आप लोग को थोड़ा लंबा जरूर था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल जरूर था। तो सर्कल देखो, अगर आप लोग देखोगे तो सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 9th स्टैंडर्ड के लॉजिक एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड का। चैप्टर काफी सिंपल है, ये मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं, सिर्फ इतना है कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं, इसलिए चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों को लगता है। चैप्टर बहुत सिंपल है, अच्छी तरह से पढ़ना बच्चों। आज हम लोग ने यहाँ पे इंस्क्राइड एंगल थियरम पढ़ा, इसका प्रूफ अब तक नहीं पढ़ा है, जो कि नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा। फिर वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम एज वेल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना। एट द सेम टाइम बच्चों टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना बच्चा, ताकि आप लोग को ये सारे नोट्स वहां पे भी मैं प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।